पहली बड़ी खबर सुमी निपेत्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट को लेकर है। वॉर ब्रेकिंग में यह पहली बड़ी खबर, जहां ज़ेपोरिज़िया पोल्टोवा में भी अब लगातार बज रहे सायरन क्या संकेत दे रहे हैं, क्योंकि हालात जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं, लगातार हो रहे अटैक के बाद ज़ेपोरिज़िया और पोल्टोवा में भी अब सायरन बजते नजर आ रहे हैं। निप्रोपेट्रोविट्स्क में यूक्रेन के जबरदस्त हमले को लेकर अगली बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले में रूसी ड्रोन को तबाह किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर है रूस के 10 ठिकानों पर यूक्रेन की स्ट्राइक को लेकर। रूस के 2 कंट्रोल पॉइंट को किस तरीके से अब टारगेट किया गया, लगातार किए जा रहे टारगेट के तहत अब रूस के 10 ठिकानों पर यूक्रेन की स्ट्राइक को लेकर यह तीसरी बड़ी खबर है। खार्किव में एयर रेड अलर्ट। अगली बड़ी खबर, लोगों से इसी अलर्ट को लेते हुए तुरंत शेल्टर में जाने की अपील की जा रही है। तो पिछले 24 घंटे में लगातार इस एयर रेड अलर्ट को लेकर खार्किव में टारगेट किस तरीके से बढ़ चुके हैं, लोगों तक किस तरीके से इसको लेकर निशाना बनाया जा रहा है कि उन्हें शेल्टर में जाने की अपील की जा रही है। पोल्टोवा से भी खबर है, जहां इमारत में जबरदस्त धमाका हुआ है और धमाके में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। सिविलियंस पर हो रहे हमले के तहत ये 2 बड़ी खबरें सामने आई, जहां लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है दमिश्क में इजरायल के भीषण हमले को लेकर। अब हमले में सीरिया के कई सैनिकों की मौत का दावा भी किया जा रहा है और दावे के तहत ये तस्वीरें जारी की गई। दमिश्क में इजरायल की तरफ से ये भीषण हमले हो रहे हैं। रात के वक्त धमाकों की आवाज सुनाई दी और इसी हमले में सीरिया के कई सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। फिलीपींस की बोट पर चीन के हमले को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां जरूरी सामान ले जा रही बोट पर किया गया अटैक। ट्रैक को ट्रेस करने के बाद फिलीपींस की बोट पर चीन की तरफ से किए गए इस हमले की तस्वीर को जारी किया गया। जरूरी सामान ले जा रही बोट पर अटैक हुआ। साथ ही एक और बड़ी खबर, जहां ईरान ने बढ़ाई अपनी नेवी की ताकत, IRGC को मिले नए ड्रोन और मिसाइल। अलग अलग वॉर फ्रंट में ईरान जिस तरीके से अपनी नेवी की ताकत बढ़ा रहा है, उस पर दुनिया की भी नजर है। हालांकि अब ये 8 ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने होंगी। हालांकि जिस तरीके से वॉर जोन से ये तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं, आगे एक स्पेशल रिपोर्ट के आधार पर चर्चा की करेंगे शुरुआत। सुमी निपेत्रोविस्क में एयर अलर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई और साथ ही रूसी ड्रोन जिस तरीके से तबाह हुआ, 2 रूसी कंट्रोल पॉइंट्स को टारगेट करने को लेकर खबर आई और यही वजह है कि सिविलियंस भी इसके निशाने पर आए। खार्किव में जहां एयर रेड अलर्ट तो बज रहे हैं और साथ ही लोगों को सेफ शेल्टर्स तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई तरीके से धमाकों के साथ साथ गंभीर रूप से लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। और इसके साथ ही 3 महत्वपूर्ण खबरें, जहां आपने देखा किस तरीके से इजरायल का यह भीषण हमला हुआ दमिश्क में और जरूरी सामान ले जा रही बोट पर जिस तरीके से अटैक किया गया, वो तस्वीर भी सामने आई है। और चीन की तरफ से किए गए इस अटैक को लेकर अब इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। फिलीपींस में बोट पर चीन की तरफ से यह हमला हुआ और ईरान ने जिस तरीके से अपनी अब ताकत बढ़ा दी है, उस पर दुनिया की नजर है। IRGC को नए ड्रोन और मिसाइल मिल चुके हैं, यह भी खबर सामने आ चुकी है। थर्मोबैरिक वेपन से हमले को लेकर यह खबर आई है। रूसी फोर्स ने थर्मोबैरिक वेपन से यह अटैक किया है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के ठिकाने को तबाह किया जाने का दावा किया गया है और बड़ी खबर यह है कि डोनेट्स्क में थर्मोबैरिक वेपन से यह वार किया गया है। रूसी फोर्स ने यह अटैक किया है। वॉर जोन में बदल रही इस रणनीति में अब यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि रूस का हथियारों का भंडार भी तबाह कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, जहां रूसी वेयरहाउस पर भीषण हमला हुआ, यूक्रेन के ओमेगा यूनिट के अटैक को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई। और क्रिमिया में यूक्रेन के मिसाइल अटैक को लेकर यह अगली बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से स्टॉर्म शैडो मिसाइल से क्रिमिया पर हुए वार को लेकर यह खबर आई। क्रिमिया से खेरसों को जोड़ने वाले पुल पर अटैक हुआ और क्रिमिया में मौजूद 2 ब्रिज पर स्टॉर्म शैडो से अटैक किया गया। हालांकि रूस की तरफ से अटैक के बाद कहा गया हमले का बदला जरूर लिया जाएगा।
क्रिमिया में यूक्रेन के मिसाइल अटैक को लेकर यह सबसे बड़ी खबर। क्रिमिया में ही मौजूद 2 ब्रिज पर स्टॉर्म शैडो से अटैक हुआ है। खेरसों को जोड़ने वाला यह पुल क्रिमिया से खेरसों को जोड़ता है, जिसको एक बार फिर टारगेट किया गया है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से क्रिमिया पर किए गए इस हमले को लेकर यह बड़ी खबर है। इंफॉर्मेशन वॉल पर आगे डिटेल आपके सामने, क्योंकि क्रिमिया पर स्टॉर्म शैडो से हुए अटैक को लेकर यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से लगातार टारगेट बदलते हुए ये अटैक किए जा रहे हैं। ये वो तमाम लोकेशंस आपको दिखा रहे हैं चोंगा स्ट्रेट की, और जिस तरीके से चोंगा ब्रिज पर यह हमला हुआ है। क्रिमिया पर स्टॉर्म शैडो से अटैक बदलते युद्ध में एक ऐसी रणनीति का नतीजा है जहां पर उन तमाम एरियाज को टारगेट किया जा रहा है जो सबसे बड़ा कनेक्टिविटी जोन रहे हैं। इसी कनेक्टिविटी जोन को टारगेट करते हुए ब्रिज पर किए गए अटैक पर आगे एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि क्रिमिया से खेरसों को जोड़ने वाला यह चोंगार ब्रिज है जिस पर यह वार किया गया है। महत्वपूर्ण है, हमले से ब्रिज पर नुकसान तो पहुंचा है और गवर्नर की तरफ से जारी की गई ये तस्वीरें भी क्या संकेत दे रही है, इस पर चर्चा होगी। हालांकि बड़ी खबर यह सामने आई कि 12 मिसाइल दागी गई है, जिसमें से 9 मिसाइल इंटरसेप्ट की जा चुकी हैं। हालांकि चौंकी स्ट्रेट को भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से ही टारगेट किया गया और हमले से गैस पाइपलाइन और एक स्कूल को नुकसान पहुंचाया गया है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। सिंह सर, बदलते युद्ध की रणनीति में क्या उन कनेक्टिविटी जोन्स के साथ साथ एयरबेस को टारगेट किया जा रहा है? क्या संकेत मिल रहे हैं अगस्त में? किस तरीके से ये स्ट्रैटेजिकल मूव आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकल जिसे कहते हैं जोन है, क्योंकि अगर यूक्रेन क्रीमिया को अलग कर देता है, क्योंकि ये जैसे आपने कहा कि कनेक्टिविटी जोन है और जो यूक्रेन है वो क्रीमिया को बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि पहले वो यूक्रेन का एक हिस्सा था। उसके जितने अड्डे हैं, जितने ठिकाने हैं रशिया के, जितने उसके कोऑर्डिनेट्स जिसे हम कहते हैं, मिसाइल अटैक करने के लिए कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम एक प्रिसाइज अटैक कर सकें। ये इनको सब मालूम है। अगर ये उसको अलग कर देते हैं क्रीमिया से, क्रीमिया को रशिया से अलग कर देते हैं, उनकी कनेक्टिव जोन को डैमेज कर देते हैं, तो इस तरीके से जो रूस है उसका इमेज, छवि बहुत खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर जैसे हमने कहा, पहले देखा है कि वो जो वहां पे एक रेवोल्यूशन या एक रेबल आया ट्रोजन, उस गुप्त ने बहुत छवि खराब की और जो हमारे प्रेसिडेंट पुतिन थे उनके इमेज को बहुत हिट हुआ, वो बहुत खराब हुआ। क्या अब यूक्रेन ने इस अटैक के बाद रूस को और एग्रेसिव होने का मौका नहीं दे दिया? मॉस्को से 150 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन अटैक हुआ है और फ्रिजुकोव्स्की में ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया गया है। हालांकि यूक्रेनी फोर्स पर ड्रोन हमले के आरोप भी लग रहे हैं। तो कालुगा में ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये लोकेशन बहुत क्रूशियल है। इंफॉर्मेशन वॉल पर आगे इसी बारे में डिटेल आपके सामने होंगी, क्योंकि मॉस्को से इस लोकेशन की दूरी महज 150 किलोमीटर बताई जा रही है और यूक्रेनी बॉर्डर से इसकी दूरी देखें तो 380 किलोमीटर की है। हालांकि ये लोकेशंस जिस तरीके से अब टारगेट किए जा रहे हैं, माथुर सर मैं चाहूंगी इस पर आप मुझे ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि एरियल ड्रोन से हमले की इस कोशिश को लेकर यह सबसे पहली बड़ी खबर सामने आई। महत्वपूर्ण यह है कि रूसी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराने का जरूर दावा कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि रूस में इतने अंदर तक ड्रोन पहुंचे कैसे? यानी रूस की जमीन से ही, रूस के इलाके से ही ड्रोन अटैक संभव हो पाए? माथुर सर। सुरभि, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये दोनों संभावनाएं हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्कुल जितने ड्रोन्स यूक्रेन के पास हैं, इसकी जो रेंज है उनकी रेंज से थोड़ी सी बाहर है। तो ये बात तो आप निश्चित रूप से मान लें कि इनका ऑपरेशन कहीं ना कहीं रशिया के अंदर से ही हो रहा है। मैं एक आपको वजह बताता हूं इन चीजों पे हमला करने के लिए। उसके पहले मैं एक सेकंड आपका पिछले वाले सवाल पे ले जाना चाहूंगा। आपने मेरे से कहा भी था कि पिछला सवाल कि रशिया की जो वल्नरेबिलिटी है, वो रशिया की वल्नरेबिलिटी है लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी जो क्रीमिया के साथ है, चाहे वो दूसरे ब्रिज के साथ हो या रेल रोड कनेक्टिविटी हो। तो यूक्रेन का उद्देश्य है, उनका एम है कि वो किसी तरह से इसकी वल्नरेबिलिटी पे अटैक करे, और इसी वजह से वो हमले आप देख रही हैं ब्रिजेस पर हो रहे हैं। जहां तक सवाल मॉस्को के आसपास हमले करने का है, ये हमले मेरे ख्याल से इस चीज पर जोर डालेंगे कि उनका मकसद ये है कि किसी तरह से रूस के अंदर जो लोग हैं जो कि इस युद्ध की खिलाफत करते हैं और जो कि पुतिन के शायद खिलाफ हैं या बॉर्डर लाइनर्स हैं,
उनको ये बात बताई जाए कि अब हम किस काबिल हैं कि युद्ध को मॉस्को तक ले जा सकते हैं। और रूस अगर ये इसमें वल्नरेबल सिचुएशन में यूक्रेन को लाना चाहता था, लेकिन हकीकत बदल गई है। ऐसे में रूस का ये एग्रेशन किस हद तक और आगे बढ़ेगा? अचल सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे आगे मैं चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है जहां यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो से रूस डरा है। यूक्रेनी Su-24M पर रूस की नजर है और यूक्रेनी Su-24M पर 90% तक रूसी मिसाइल के हमले को लेकर यह बड़ी खबर आई है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि स्टोरोक्रिस्की बेस पर ही Su-24M की तैनाती को लेकर डिटेल है। यूक्रेन Su-24M से स्टॉर्म शैडो लॉन्च करता है। दो बड़ी खबरें सामने आई हैं जिस लिहाज से हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब यूक्रेन के ये अटैक रूस को और एग्रेसिव होने का मौका दे रहे हैं और यूक्रेनी फोर्स पर ड्रोन हमले के जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं उसके तहत रशिया अगला किस तरीके का कदम उठा सकता है? अचल सर, वल्नरेबल सिचुएशन में क्या रूस आ चुका है यहाँ? देखिए, ये लड़ाई चल रही है 500 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और हमने इस पे कई बार महसूस किया पलड़ा कभी एक का भारी और पलड़ा कभी दूसरे का भारी। और बॉटम लाइन ये है कि दोनों साइड्स को अपने ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं। रशिया ने कुछ हिस्से हैं जिन्हें कंट्रोल में लिया है, अपना अनेक्सेशन भी कर लिया है वहाँ झूठे सच्चे रेफरेंडम करा के, और उनके हिसाब से ये क्रीमिया समेत डोनबास और ये क्रीमिया और ज़पोरिशिया, ये पांचों रीजन जो है वो रशियन टेरिटरी है। थ्योरेटिकली रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में कोई उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। यूक्रेन का क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये सारे जो इलाके हैं खाली कराने हैं, क्रीमिया समेत, और रशिया को वापस भेजना है। राइट। तो ये इसमें रशिया को ये हो रहा है कि अभी वो कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा अपनी पोजीशन। जो उसने पहले सोचा था कि बहुत जल्दी हो जाएगा, कम से कम इस पार्ट में जो डोनबास रीजन है कि वहाँ उसकी पोजीशन कंसोलिडेट हो जाएगी और एक बार बैठ जाएगा और वो क्रीमिया की हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी। अब जो पीस टॉक्स भी हो रही हैं, आप देखिए रशिया के बिना कोई पीस टॉक्स का क्या मतलब है? संभव ही नहीं। ये सऊदी अरेबिया ने जद्दा में सेकेंड राउंड किया है, तो वहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें फाइन प्रिंट ये है कि ये लड़ाई तो रुकवाने की पोजीशन में कोई नहीं है, बट वो चाहते हैं कि साइड में वर्किंग ग्रुप्स बना के फूड सिक्योरिटी हो गई, न्यूक्लियर सिक्योरिटी हो गई, प्रिजनर्स जो है वॉर के उसको एक्सचेंज करना, पर इसी तरह उलझाए रखो। तो इस तरह की बातों में ही इसी का ये नतीजा है सर, क्योंकि दोनों तरफ से दावे बड़े किए जा रहे हैं। क्रिमिया में 2 ब्रिज पर सटीक निशाना साधा गया है और यूक्रेनी फोर्स का यह दावा है कि टारगेट पर 100% निशाना। चोंगार और घेर्मिनचेस्क ब्रिज पर मिसाइल अटैक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई। हालांकि इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी अटैक को लेकर भी और इंफॉर्मेशन होगी, जहां चोंगार और घेर्मिनचेस्क ब्रिज जरूरी क्यों है, इस पर चर्चा करने से पहले जान लीजिए कि आखिर दोनों ब्रिज खेरसों को क्रिमिया से जोड़ते हैं और यही वजह है कि कनेक्टिविटी के लिहाज से जिस तरीके से टारगेट्स बदले जा रहे हैं, खेरसों में रूसी कब्जे वाले इलाके तक सप्लाई लाइन है ये, और रूसी सेना को ब्रिज के जरिए हथियार सप्लाई किए जाने का दावा भी किया जाता है। हालांकि ब्रिज से रसद, गोला बारूद खेरसों पहुंचाए जाते हैं और अब तक 3 बार चोंगार ब्रिज पर हमला भी किया जा चुका है। माथुर सर, इसीलिए कनेक्टिविटी के लिहाज से ये पहली बड़ी खबर भी इंपॉर्टेंट रही है। एक आपके पास आती हूं, डोनेट्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ, एक और बड़ी खबर है। 24 घंटे में 53 बार शेलिंग को लेकर खबर आई। 24 घंटे में 200 से ज्यादा शेल्स दागे जा चुके हैं। यूक्रेनी हमले में 9 सिविलियंस के भी घायल होने की खबर आई है और यूक्रेन की शेलिंग में 8 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। और इस बीच खबर यह भी है कि डोनेट्स्क में क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किया गया। यूक्रेन ने क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया है। हमले में यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। Так сегодня горит университет Донецк. यूक्रेन के A1CM फ्यूरिया ड्रोन के एक्शन को लेकर खबर है, जहां रूस की आर्टिलरी यूनिट पर ड्रोन अटैक हुआ। ड्रोन हमले में MSTAB होवित्जर भी तबाह हो गया है। हालांकि 3 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। माथुर सर, इन्हीं खबरों के लिहाज से ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूक्रेनी फोर्स को ये क्लस्टर बॉम्ब अमेरिका से मिले हैं
और इन्हीं क्लस्टर बॉम्ब से अगर डोनेट्स्क में रिहायशी बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है, तो इसका अंजाम तो और भयावह होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसका जहां तक क्लस्टर बॉम्ब या थर्मोबैरिक या इन बॉम्ब्स का जहां तक सवाल है, इसके जो इनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस ट्रीटी पर ना तो अमेरिका ने साइन किया हुआ है, ना रशिया ने किया है और ना ही यूक्रेन ने किया है। तो इस वजह से इसका सहारा लेकर के ये लोग इस प्रकार की हरकत कर सकते हैं, लेकिन ये बैन है। 69 कंट्रीज हैव साइंड दिस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि कोई भी स्ट्राइक, कोलेटरल डैमेज हो सकता है, वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन स्ट्राइक स्पेसिफिकली सिविलियन टारगेट्स पे होना ये बहुत गलत, बहुत असंवेदनशील बात है और ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये कर रहे हैं तो इसका कोई मकसद नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सुरभि, इसका कोई अंत नहीं निकलने वाला। बिल्कुल, और अमेरिका इसको लेकर सर पहले भी वार्निंग तब जारी कर चुका है। जी बात करिए। हाँ सुरभि, मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि देखो, जब ये जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होता है कि मिसाइल से आपने हमला कर दिया, इससे कर दिया, बॉम्ब कर दिया, एयरफोर्स कर दिया, वो नॉन कॉन्टैक्ट हमले से आप तबाही मचा सकते हैं लेकिन निर्णय नहीं निकाल सकते। निर्णायक लड़ाई करने के लिए आपको जमीन पर ट्रुप चाहिए, इन्फेंट्री चाहिए, आर्मर चाहिए, और जब तक वो फिजिकली जाकर के उसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तब तक ऐसे लड़ाई आप देखिएगा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और इस प्रकार की लड़ाई चारों तरफ फैलती चली जाएगी। नैसाम से अटैक का वीडियो अब आपके सामने होगा, जहां देखिए यूक्रेनी फोर्स ने नैसाम से अटैक किया है और अमेरिका से यूक्रेन को ये नैसाम्स मिले हैं। हालांकि जिस तरीके से अमेरिका से मिले क्लस्टर बॉम्ब के लिहाज से अभी हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे थे, ये बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेनी फोर्स ने अब नैसाम से अटैक किया है जो अमेरिका से यूक्रेन को मिले हैं। रूसी फोर्स के ठिकाने पर घातक हमले को लेकर अगली बड़ी खबर है। यूक्रेन के 54th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की अटैक, आर्टिलरी अटैक से रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। बदियांस में रूस यूक्रेनी फोर्स आमने सामने, मिलिटोपोल में जोरदार जंग जारी है। 24 घंटे में 30 कॉम्बैट फ्लैश हुए हैं और दोनों इलाकों में रूस की 48 एयर स्ट्राइक को लेकर खबर आई। बदियांस में 32 MLRS अटैक। और ज़ेप्रोजिया में नेटो के लिए हथियार तबाह, बड़ी खबर, जहां रूसी हमले में यूक्रेन का वेपन डिपो नेस्तनाबूद कर दिया गया। ड्रोन और मिसाइल से रूस का यह बड़ा अटैक। सिंह सर, यही हम डिस्कस करके समझना चाह रहे थे कि अब इन हथियार डिपो को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका से मिले इन हथियारों पर अब रूस तक पहुंचने की यूक्रेन कोशिश कर चुका है और उस हिमाकत का जवाब रशिया बार बार दे चुका है यूक्रेन को। हाँ जी बिल्कुल। मैं जो देख रहा हूं पिछले 1.5 साल से, जो अमेरिका की, जो रशिया की एक स्ट्रैटेजी रही है, उसने हमेशा एरियल अटैक्स किए हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा है, उनके दूसरे जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, उनकी जो स्पिरिट है यूक्रेन वालों की लड़ने की, उसको तोड़ने की कोशिश की है। मगर हम ये देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली जो बैटलफील्ड है, जैसे हम बात कर रहे थे, चाहे वो बखमुत हो, कोई भी एरिया, लुहांस हो, डोनेट्स्क हो, खार्किव हो, जो भी एरियाज हैं, वहां पे बैटल के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर वो रशिया इतना कारगर नहीं नजर आता, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि बखमुत को ये वैगनर ग्रुप ने उनको लेके दिया था, जीत के लेके दी थी। अभी फिर यूक्रेन का उसके ऊपर कब्जा हो गया है। तो इसलिए जैसे अचुल साहब कह रहे थे कि कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा, तो अभी मुझे लग रहा है कि रशिया ने अपनी जो स्ट्रैटेजी को चेंज किया है और टारगेटिंग जो कर रहे हैं वो जहां पे यूक्रेन के ठिकाने हैं, उनके वेयर हाउसेज हैं, उनके डेपोज हैं मुनेशन के, या दूसरे हथियार रखे हुए हैं, वहां पे वो टारगेटिंग अटैक कर रहे हैं, चाहे वो मिसाइल के साथ कर रहे हो या एरियल अटैक करते हो। मगर जो यूक्रेन है
वो अभी 1.5 साल से ये लड़ाई लड़ रहा है, वो भी इसमें काफी मजबूत हो चुका है कि उसने अपने ये जो हथियारों के डेपोज हैं लेकिन और इस हालात में किए जा रहे दावे के मुताबिक क्या यूक्रेन को घुटने पर लाना ये संभव हो पाएगा रूस के लिए? हथियारों की कमी से अब यूक्रेन जूझ रहा है। यूक्रेनी फोर्स के पास अब वेपन की भारी कमी हो चुकी है। शेल्स, मिसाइल्स खत्म होने की कगार पर है और पश्चिम के टैंक्स भी तबाह हो चुके हैं, बेकार साबित हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइल पोदोलियाक का यह बयान सामने आया है, जहां हथियारों की कमी की वजह से क्या अब यूक्रेन को घुटने पर लाने में कामयाब रहेगा रूस? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब हथियारों की इस कमी के साथ साथ यह समझना जरूरी है कि क्या यूक्रेन सरेंडर करेगा। इंफॉर्मेशन पहले आपके सामने कि किस तरीके से लेपर्ड 2 टैंक, CV-90 आर्म्ड व्हीकल, ब्रैडली कॉम्बैट व्हीकल्स नष्ट हुए या युद्ध में बेकार हो गए। पश्चिम के कुछ हथियारों पर रूसी फोर्स ने हालांकि कब्जे करने का भी दावे किए। पश्चिम के हथियारों के पार्ट्स भी खराब साबित किए गए और यह भी कहा जा रहा है कि इन्हें बदला नहीं जा सकता है। हालांकि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का भंडार खात्मे की कगार पर आ चुका है। आर्टिलरी शेल्स, ग्रेनेड सिस्टम की कमी से भी यूक्रेनी फोर्स जूझ रही है। डीमाइनिंग मशीन्स की कमी से यूक्रेनी फोर्स को आगे बढ़ना भी अब मुश्किल साबित हो रहा है। ये अगर दावे किए जा रहे हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार की तरफ से, उस पर चर्चा करने से पहले एक और बड़ी खबर, क्योंकि यूक्रेन को अब जर्मनी ने आर्म्स की डिलीवरी भी धीमी कर दी है। अब तक सिर्फ 10% लेपर्ड 1 टैंक्स की डिलीवरी की बात कही जा रही है और जर्मनी ने अब तक नहीं भेजे हैं IRIS-T डिफेंस सिस्टम। हालांकि आर्म्ड व्हीकल्स की खेप भी अब यूक्रेन नहीं पहुंची है। खबर यह सामने आई जर्मनी के अखबार द वेल्ट के जरिए। अब जर्मनी जिस तरीके से हथियारों की कमी का यह दावा कर रहा है, उस लिहाज से आगे चर्चा करने से पहले यह समझना जरूरी है कि जो वादे किए गए थे वो नहीं निभाए गए। जर्मनी का ये धोखा, हथियार आखिर गए कहां? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जर्मनी और यूक्रेन के बीच $3 बिलियन की सैन्य डील की रिपोर्ट सामने आई थी और उस डील के मुताबिक अब तक 110 में से सिर्फ 10 लेपर्ड 1 टैंक जर्मनी से ही यूक्रेन पहुंच पाए हैं। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से 4 IRIS-T मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक भी कीव नहीं पहुंचा है। अब तक 20 मॉडर्न आर्म्ड व्हीकल्स कीव रवाना नहीं किए गए हैं और महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अब तक 26,350 आर्टिलरी शेल्स में से सिर्फ 850 शेल्स की ही डिलीवरी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें 5032 एंटी टैंक हैंडगन सौंपे जाने की भी डील पर सस्पेंस बना हुआ है। अचल सर, ये फैक्ट्स क्या साबित कर रहे हैं कि अब हथियारों की इसी कमी की वजह से घुटने पर लाने पर मजबूर हो जाएगा रूस यूक्रेन को? देखिए, अभी तक जहां तक अमेरिका और उसके यूरोपियन अलाइज और पार्टनर का सवाल है, तो उन्होंने बहुत हार्ड लाइन ले रखी है। वो अभी मुझे नहीं लगता कि सरेंडर की दिशा में सोच रहे हैं। ओके। हाँ, वगैरह में जैसे टॉक्स हो रही हैं तो कोई बीच का वाया मीडिया निकालने की कोशिश हो रही है और अभी भी उनकी कमिटमेंट यही है कि ये लड़ाई वो जारी रखेंगे जब तक इट इज रिक्वायर्ड। दे विल सपोर्ट कीव till such time as it is required। क्या ये एक अच्छा मौका नहीं है रूस के लिए सर? जी, क्या ये एक अच्छा मौका नहीं है रूस के लिए ऐसी सिचुएशन? रूस के लिए तो जाहिर है दुश्मन की कमजोरी सबसे बड़ा मौका होता है अगर इस समय किसी भी वजह से, और वजह कई हो सकती है। शायद उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है डिमांड को मैच नहीं कर रही है। ये भी हो सकता है कि कुछ उन्हें अपनी डिफेंस को भी ध्यान में रख के अपनी सप्लाईज पे हाथ रोकना है। वजह कुछ भी हो सकती है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट शायद इस पे ज्यादा लाइट डालेंगे। बट डेफिनेटली अगर आपके दुश्मन किसी भी कमजोर दौर से गुजर रहा है तो वो आपके लिए बेस्ट मौका है कि आप उसके ऊपर पूरी तरह से ऑफेंसिव करें। और अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला कि रशिया के पास एम्युनिशन की कमी हुई। फ्रांस ने यूक्रेन को अब सौंपी है स्कैल्प EG मिसाइल। Su-24 लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल हुई ये मिसाइल और आपको बता दें 250 किलोमीटर तक हमला करने में ये सक्षम बताई जा रही है। इंफॉर्मेशन इस बारे में आपके सामने किस तरीके से अब स्कैल्प EG से काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी है, क्योंकि यूक्रेन को कितनी स्कैल्प EG मिसाइलें दी गई हैं। ये तस्वीरें भी आपको उसी स्कैल्प EG मिसाइल की हम दिखा रहे हैं जिसको लेकर ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है और इसे साइन करते हुए ज़ेलेंस्की नजर आए हैं।
हालांकि जिस तरीके से यूक्रेन के हथियार खत्म होते जा रहे हैं, डिमांड पूरी नहीं हुई है, ऐसे में फ्रांस की तरफ से पूरी की गई इस डिमांड के तहत एक्सपर्ट्स के साथ मैं चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने कि आखिर किस तरीके से स्कैल्प ईजी से काउंटर ऑफेंसिव होगा, यूक्रेन को कितनी स्कैल्प ईजी मिसाइल दी गई है इसका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल का फ्रेंच वर्जन बताया जा रहा है स्कैल्प ईजी। स्टेल्थ एयर लॉन्ग क्रूज मिसाइल है ये स्कैल्प ईजी, 450 किलो विस्फोटक कैरी करने में भी सक्षम है। और स्टॉर्म शैडो से हालांकि कब कब हमला हुआ है ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, क्योंकि 13 मई 2023 लुहांस्क में रूसी इंडस्ट्रियल साइट पर अटैक को लेकर ये खबर आई थी। उसके साथ ही 12 जून 2023 को भी ज़ेपोरिज़िया में मेजर जनरल सर्गेई गोरियाशेव की मौत को लेकर खबर आई थी। क्रिमिया को खेरसों से जोड़ने वाली चोंगार रोड ब्रिज पर अटैक को लेकर 22 जून को खबर आई, और साथ ही 29 जुलाई जब चोंगार रेलवे ब्रिज पर दोबारा हमला किया गया है। यूक्रेन को अमेरिका की ऐतिहासिक मदद को लेकर भी अगली बड़ी खबर हमारे पास है, जहां अब तक 66.2 बिलियन डॉलर की मदद को लेकर यह खबर आई। हालांकि 43.1 बिलियन डॉलर के सैन्य हथियार भेजे जा चुके हैं। 23.1 बिलियन की आर्थिक सहायता को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन को जिस तरीके से ये मदद मिल रही है, क्या ये ऐसे समय में काफी है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि खुद पर जिस तरीके से यूक्रेन के कर्ज है, ऐसे में ये मदद यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से कर्ज की डिटेल भी आपके सामने है। देखिए किस तरीके से यूक्रेन को मदद के तौर पर 66.2 बिलियन डॉलर को यह खबर लेकर सामने आई। अमेरिका पर 31.8 ट्रिलियन डॉलर का यह कर्ज है। सैन्य हथियारों के लिहाज से भी इस कर्ज के और इन फिगर्स पर हम चर्चा करें उस लिहाज से देखिए कैसे 43.1 बिलियन पर हर अमेरिका पर 95,000 डॉलर का ये कर्ज पे है। ये फैक्ट्स आपके सामने इसलिए क्योंकि अमेरिका एक तरफ से जहां खुद कर्ज में है, वहीं यूक्रेन को जिस लिहाज से वो मदद दे रहा है। माथुर सर, ये वक्त वक्त पर अमेरिका पर भी इसीलिए सवाल उठे हैं, और ये भी कि क्या अमेरिका किस हद तक यूक्रेन को कितने साल तक ये मदद पहुंचा सकेगा। देखिए सुरभि, मैं आपको एक बात बताऊं जो पहले मैंने कई बार कही है आपके चैनल से। वो बात ये है कि अमेरिका का एम क्या है। अमेरिका का एम यूक्रेन नहीं है। अमेरिका के लिए यूक्रेन का कोई खास वजूद नहीं है। यूक्रेन अमेरिका के लिए एक सिर्फ बैटल ग्राउंड है। अमेरिका का उद्देश्य है किसी ना किसी तरह से रूस की शक्ति को क्षीण करना, उसको कम करना, और जितना लंबा युद्ध चलेगा उतनी रशिया की ताकत कम होती चली जाएगी। रशिया जैसी सुपर पावर आज ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसको नॉर्थ कोरिया और ईरान से यार मांगने की जरूरत पड़ रही है। तो ये अमेरिका का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से उन्होंने यूक्रेन को लड़ाई में झोंका था, ये शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, वो उद्देश्य पूरा होता हुआ वही अमेरिका है जो कहता है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड पूरी नहीं करेंगे ताकि रशिया तक। 1 मिनट उसमें एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि उससे वो चाहेंगे कि वो सिर्फ इतना उनको मदद कर रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलती चली जाए और रूस जो है कमजोर से कमजोर, आर्थिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी कमजोर होता चला जाए। दूसरा प्रश्न यह है, जो हम संभावनाओं की बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी संभावना बन रही है कि एक छोटा अनस्टेबल सीज फायर शायद मुझे नजर आ रहा है सामने समय में पश्चात। छोटा और अनस्टेबल इसलिए कि पुतिन रुकने वाले हैं नहीं। इवेंचुअली जो उनका उद्देश्य है वो पूरा करेंगे। डॉनबास रीजन को फ्री करवाना और क्रिमिया पे पूरा कब्जा करके रखना, कुछ क्या उनको कोई वो रुकेंगे नहीं। और यूक्रेन भी कोशिश करता रहेगा कि वो किसी न किसी तरह से तमाम खोए हुए जगहों को इंक्लूडिंग क्रिमिया वापस ले। तो ये अगर हुआ कोई सीज फायर छोटा अनस्टेबल, वो भी सिर्फ इसलिए होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉज ले सके, अपनी रीग्रुप रीगेन करके दोबारा लड़ाई कर सके। बखमुट में आमने सामने की जंग को लेकर अगली बड़ी खबर, जहां यूक्रेनी सेना की फायरिंग का ये वीडियो देखिए। रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन की फायरिंग की ये तस्वीरें जारी की गई। रूस के डिफेंस लाइन में यूक्रेन की सेना। बाखमुट में ही रशियन इन्फेंट्री पर भी हमला हुआ है। यूक्रेन का आर्टिलरी ग्रेनेड लॉन्चर से यह हमला। यूक्रेनी हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि हमलों के बीच जान बचाकर कई सैनिक भागते हुए भी नजर आए।
बाखमुट में रूस का भी बड़ा नुकसान, जहां रूस के एम्यूनिशन डिपो पर टारगेट किया गया। हमले में रूस का गोला बारूद तबाह हो गया। बाखमुट को रूसी कब्जे से छुड़ाने की इस जंग के बाद ये बड़ा दावा किया गया। अचल सर, यूक्रेन रूस की सीमा के भीतर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ नेटो अब इस युद्ध से क्या दूर होता हुआ नजर आ रहा है, और जो अनस्टेबिलिटी अमेरिका सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो बात माथुर सर कह रहे थे, उसे आप अग्री करते हैं कि ऐसे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? संभावनाएं क्या बनती हुई नजर आ रही हैं अगस्त में वार पलटवार के इस दौर में? देखिए, जनरल माथुर साहब से मैं बिल्कुल ये इत्तेफाक रखता हूं कि अमेरिका का जो नेटो का लॉन्ग टर्म जो ऑब्जेक्टिव है वो रशिया को वीकन करना है, और ये हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, सभी कहते हैं, इस पर सहमति है। जहां तक उनकी ये असेसमेंट है कि कोई शॉर्ट टर्म सीज फायर होगा, मुझे इसकी अभी कोई इमीडिएट संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप ये देखें जो अभी जनता में भी बात हुई है, पहले तो वो बातचीत ही मीनिंगलेस थी क्योंकि उसमें रशिया शामिल नहीं था। वहां पे भी लोगों का जो एम्फेसिस है वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर जो हैं उसको एड्रेस करने पे ज़्यादा है। फूड सिक्योरिटी को एड्रेस कर लें, न्यूक्लियर सिक्योरिटी का ध्यान में रख लें, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैसे एक्सचेंज कर लिया जाए। और ये अमेरिका ने पहले दिन से मना किया था। अभी उन्होंने ओपन, उनकी स्टेटेड पॉलिसी है कि सीज फायर कोई भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक रशिया पूरी तरह से विड्रॉ नहीं करे। तो दोनों तरफ से जो डिमांड्स रखी जा रही हैं वो बहुत ही हार्ड लाइन डिमांड्स है, और ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जैसा जनरल साहब ने खुद ही कहा कि अगर ये होगा भी तो बड़ा अनस्टेबल होगा, और शायद रीग्रुपिंग या थोड़ा इसके लिए, जैसे होता है ना कि आप कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, तो सांस लेने के लिए 10 मिनट की ब्रेक ले ली आपने, वो अलग बात है, बट सब्सटेंटिव लॉन्ग टर्म दिखाई नहीं दे रहा है सामने। बिल्कुल। और यही एम्फेसिस है। अगर आप भारत की स्टेटमेंट भी देखें तो हमारे जो NSA गए वहां पे, उन्होंने भी दो चीज पे जोर दिया, एक तो डिप्लोमेसी और डायलॉग, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इसको सुलझाने का, और दूसरा उन्होंने भी कॉन्सिक्वेंसेस की बात करी है कि मीनवाइल हमें कॉन्सिक्वेंसेस को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि छोटी कंट्रीज, खासतौर से ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, वो इनडायरेक्टली इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। अफेक्ट इसका यूरोप पे भी हो रहा है, मेनलैंड यूरोप पे हो रहा है, और छोटी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी अब धीरे धीरे ऑल आर इन वल्नरेबल कंडीशन सर। लेकिन डायलॉग और डिप्लोमेसी संभव हो कैसे पाएगी, यही एक सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले को लेकर अगली बड़ी खबर, जहां एक दिन में 150 से ज्यादा हमले हुए और 24 घंटे में 75 MLRS अटैक हुए। 24 घंटे में 52 से ज्यादा एयर स्ट्राइक को लेकर भी खबर आई। 24 घंटे में 30 मिसाइल अटैक हुए। खार्किव पर रूस के बड़े हमले को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां S-300 डिफेंस सिस्टम से रूसी अटैक हुआ है और हमले में नागरिक उद्यम की बिल्डिंग भी ध्वस्त हो चुकी है। खार्किव के सैन्य चीफ ओल सिनिगुबोव का ये दावा। हालांकि 24 घंटे में रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक वार हुआ। अगली बड़ी खबर, जहां यूक्रेन के 136 आर्टिलरी यूनिट पर गोलीबारी को लेकर खबर आई। 145 इलाकों में रूस का यूक्रेन पर हमला, फाइटर जेट, मिसाइल, आर्मी ग्रुप के हमले। अगली बड़ी खबर, जहां ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के 80 सैनिकों की मौत। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंकोव का यह दावा। 24 घंटे में 3 आर्म कॉम्बैट व्हीकल्स, 4 व्हीकल्स नष्ट हो चुके हैं। रूसी हमले में यूक्रेन का एक D-30 होवित्जर भी नष्ट हुआ है। रोबोटिनो पर यूक्रेन के 2 हमलों को नाकाम कर दिया गया। साउथ डोनेट्स्क में मारे गए 150 यूक्रेनी सैनिक। बड़ी खबर, जहां 24 घंटे में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ। 2 आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल, 1 ग्रैड MLRS भी नष्ट हुआ है। हमले में अमेरिकी M777 आर्टिलरी सिस्टम भी तबाह करने का दावा। DPR पर यूक्रेनी हमले को नाकाम किया गया। वॉरजोन से आ रही एक और बड़ी खबर, जहां डोनेट्स्क में मारे गए 170 यूक्रेनी सैनिक। 24 घंटे में यूक्रेनी नुकसान पर रूस की तरफ से यह दावा। 3 आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल, 5 व्हीकल नष्ट किए जा चुके हैं। पोलैंड से मिले क्रैब होवित्जर भी तबाह। डोनेट्स्क में 5 यूक्रेनी हमलों को नाकाम कर दिया गया।
24 घंटे में 11 हाइमार्स रॉकेट नष्ट। अगली बड़ी खबर, 24 घंटे में यूक्रेन के 16 ड्रोन तबाह कर दिए गए। 24 घंटे में एक हार्म एंटी रडार मिसाइल भी नष्ट हुआ है। एयर डिफेंस ने हाइमार्स के हमले को नाकाम कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंकोव की तरफ से यह दावा किया गया। 25 пунктов управления украинских. ज़ेपोरिज़िया में रूस के बड़ा नुकसान। बड़ी खबर, ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी एमओ डिपो को नष्ट कर दिया गया है। मिसाइल आर्टिलरी वेपन के साथ डिपो को नष्ट किया गया है। एयरक्राफ्ट हार्डवेयर वाले हैंगर को भी नष्ट करने का दावा। यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड के कमांड पोस्ट पर हमला हुआ है। 24 घंटे में यूक्रेन की इस तबाही को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल्स आपके सामने, क्योंकि रूस की तरफ से किए गए हमलों के तहत दावा यह कि 145 पोजीशंस पर यह हमला हुआ है और साथ ही 136 आर्टिलरी यूनिट पर हमले को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। साथ ही ज़ेपोरिज़िया 80 सैनिकों की मौत का दावा यहां पर किया जा रहा है। 3 आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया गया है। 4 व्हीकल्स नष्ट कर दिए गए हैं और साथ ही साउथ डोनेट्स्क से भी बड़ी खबर सामने आई। ज़ेपोरिज़िया में देखिए आपने किस तरीके से आर्म्ड डिपो को टारगेट किया गया। साउथ डोनेट्स्क से खबर आई 150 सैनिकों की मौत का यहां पर दावा किया जा रहा है और साथ ही 2 आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल्स को नष्ट करने का दावा और साथ ही 1 ग्रैड एमएलआरएस को भी नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही डोनेट्स्क, खबर डोनेट्स्क से भी आई जहां 170 सैनिकों की मौत हुई और साथ ही 3 आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल और 1 होवित्जर को तबाह करने का दावा। और साथ ही अब देखिए किस तरीके से रूसी एयर डिफेंस का ये शिकार हुए हैं 11 हाइमार्स रॉकेट। साथ ही खबर यह भी आई कि 16 ड्रोन भी टारगेट किए जा चुके हैं और 1 हार्म एंटी रडार मिसाइल का शिकार किया जा चुका है। और सबसे बड़ी खबर, जहां ईरान और रूस के बीच बड़ी सैन्य डील को लेकर यह खबर है। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर की डील का दावा किया जा रहा है। नए लड़ाकू विमान बनाने को लेकर यह डील हुई है। रूस ईरान डील पर इजरायल की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। नए लड़ाकू विमान बनाने को लेकर यह डील, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर की डील को लेकर यह दावा किया गया है। ईरान और रूस के बीच सैन्य डील के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर भी आगे डिटेल आपके सामने, जहां ईरान रूस अगर साथ आते हैं तो यूक्रेन से यूएस तक आघात। रूस और ईरान के बीच मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर समझौते को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां रूस और ईरान के बीच हेलीकॉप्टर निर्माण पर चर्चा की गई है और साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से ईरान से रूस की शायद 129, शायद 191 और मोहजेर 6 ड्रोन की डील को लेकर अगस्त 2022 में यह रिपोर्ट आई थी। रूस का ईरान से 160 ड्रोन मिल चुके हैं, जिसमें से 100 शाहिद 16 ड्रोन भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। दिसंबर 2022 में इनपुट आया कि किस तरीके से रूस ने ईरान को वॉरशिप देने और नेवल शिप बनाने का भरोसा भी दिया था और बदले में ईरान से घातक ड्रोन्स की खरीद को लेकर यह डील हुई थी। अब तक क्या क्या हुआ है डील्स के आधार पर आपको बता रहे हैं, क्योंकि मई 2023 में खबर आई कि यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक मॉस्को में ड्रोन प्लांट बनाने में ईरान की तरफ से मदद भी मिलेगी। अब वॉर के 5 फ्रंट, ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से दुनिया के इन 5 वॉर फ्रंट को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर TV9 भारतवर्ष पर एक एक जानकारी आपके सामने कि किस तरीके से हालात बदलते जा रहे हैं। वहीं चीन ताइवान तनाव को लेकर भी लगातार खबरें आती हैं और साथ ही इराक और ईरान युद्ध को लेकर भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं नाइजर, जहां से भयावह तस्वीरें रोजाना सामने आ रही है कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीकी देशों में भी टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है और दुनिया के इन 5 वॉर फ्रंट में नॉर्थ कोरिया पर सबकी नजर रहती है और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच लगातार बढ़ रहे इस तनाव के बीच किस तरीके से बड़े युद्ध की तैयारी में नॉर्थ कोरिया है, अगली बड़ी खबर है, क्योंकि मिसाइल फैक्ट्रीज का औचक निरीक्षण किया गया है। किम ने सेना को जंग की तैयारी के आदेश दे दिए हैं और फैक्ट्री में नए घातक मिसाइल बनाने का यह फरमान जारी किया गया है। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर रहती है हमारी नजर। हमारे एक्सपर्ट्स का आज हमारे को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर।